हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सुशील सर। देखते हैं आज का वीडियो में मॉडल पेपर के आपके अगले नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपको मैं सॉल्व करके बताता हूं और उनका एक अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश भी करता हूं। जो आपको सवाल नंबर 3 है, इसमें आपको चॉइस में दिया है और दो सवाल देते हैं, उसमें से एक आपको करना है जो आपको अच्छे तरीके से आता है। आप उसमें से एक सवाल अपने पेपर में करके आए, मैं आपको उन दोनों सवालों का आपको सॉल्यूशन दूंगा। यहाँ पर आपको जो पेपर में मिलेगा वो एक अथवा में मिलेगा, उन दोनों में से आपको एक करना होगा। तो चलिए देखते हैं आपका सवाल नंबर 3। यहाँ पर कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या एक एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी हैं? कह रहा है दो अंकों की संख्या। पहले सवाल को समझने की कोशिश करिए। सवाल आप अच्छे से पढ़ेंगे और एक बार समझ में आया दोबारा पढ़िए, आपको सॉल्यूशन इसी सवाल में होता है, लेकिन बस आपको समझना होता है। पहले सवाल समझेंगे, उसके बाद में आप बड़े तरीके से तब आंसर दे पाएंगे सही सही। कह रहा है दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो। यहां से दो बातें हो जाती हैं। अब इसका मैं हल करता हूं, आपको बड़े तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले मान लेंगे, माना संख्या बराबर 10x प्लस बाई। अभी ये आपके समझ में बाद में आएगा, पहले सवाल आगे को देखते हैं। माना दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर बाई। यहां पर आपका इकाई का अंक बाई हो गया और दहाई का अंक आपका x हो गया। अब यहां पर हमने लिख दिया है कि दहाई का अंक x और इकाई का अंक आपका बाई है। अब सवाल में कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। तो पहले जो संख्या बनी है हमारी मेन, वो ये बन गई 10x प्लस बाई। आपकी जो संख्या मेन है वो ये है। इसके बाद में आपका प्रश्न अनुसार आप यहाँ पर लिखेंगे और शुरुआत करते हैं इसकी हल करने की। इतना काम तो आपको ये करके दिखाना पहले पड़ेगा। तो आपकी जो संख्या बनेगी, पहले सबसे पहली संख्या तो आपकी ये बन गई है। दो इसे आगे बोला उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे अंक को उलटने पर बनी संख्या। अब इसके अंक उलट दो तो ये हो जाएगा 10 बाई प्लस एक्स। अब आगे कह रहा है कि बनी संख्या का योग 66 है, तो दोनों का योग करना है, इसका और इसका योग करो पहले। तो 10x प्लस बाई प्लस 10 बाई प्लस एक्स बराबर आपका कितना दिया, योग 66। इन्हें जोड़ लो, 10x और 1x 11x, 10 बाई 1 बाई 11 बाई बराबर 66। यहां से 11 को कॉमन करके x प्लस बाई बराबर आपका 66। 66 से इसे भाग, 11 से इसे भाग कर दो 66 को, तो आपका ये आ जाएगा, यहीं से कर देते हैं 6 बार। x प्लस बराबर आपका यहाँ लिखता हूं अलग 6, तो ये हो गया 6। इसे समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। आगे देखते हैं। अब आगे वाला स्टेप क्या, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या जो हमारी है x माइनस बाई बराबर 2। अंतर का मतलब माइनस, दो संख्या x और y, इनका अंतर आपका 2 है। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 और 2 से, तो एक हमारी है x प्लस बाई बराबर 6 और दूसरी है x माइनस बाई बराबर 2। इनको क्या करेंगे हम, जोड़ने पर, यहां लिख देंगे जोड़ने पर। जोड़ने पे क्या होगा कि ये प्लस माइनस दोनों कट गए, ये जुड़ के 2x हो गया, ये जुड़ के आपका 8 हो गया। x बराबर 8 बटे 2 और 2 से इसे डिवाइड किया 4। x बराबर आपकी संख्या आ गई वो 4 आ गई। x का मान किसी भी समीकरण में रख दो। x का मान समीकरण मैं 2 में रख देता हूं, आप 1 में भी रख देंगे तब भी इतना ही आंसर आएगा। अब हम एक हमारी समीकरण 2 है, x माइनस बाई बराबर 2, x की जगह 4 माइनस बाई बराबर 2। इसको मैं यहाँ आगे कर देता हूँ इधर, ये 2 यहाँ आ जाएगा, बाई इधर आ जाएगा। 4 माइनस 2 बराबर बाई, यहाँ पर 2 हो गया, बाई बराबर आंसर आपका आ जाता है बाई बराबर 2। एक बाई का मान आपका ये आ गया। ढाई का अंक आपका कितना आ गया, x था, x बराबर 4, और इकाई का अंक आपका कितना आ गया 2। और हमारी संख्या जो है वो ये है, यहां पर लिख के दिखाता हूं इधर। अब हमारी संख्या जो हमने मानी थी वो संख्या बराबर आपकी दे रखी है 10x प्लस बाई, और यहाँ पर x की जगह आपका कितना है 4।
और बाई की जगह आपका 2। 10 की 4 से गुणा करेंगे 40 और 2 प्लस में है तो जोड़ेंगे आपका आ जाएगा 42। ये आपका आंसर आज का एकदम परफेक्ट एकदम करेक्ट वाला बन जाता है। जो हमारी संख्या उसने पूछी थी उसने कहा था कि संख्या कौन सी है, तो वो संख्या आपकी ये है 42। इस सवाल का आंसर जो आपका एकदम राइट वाला वो 42 है। अब देखते हैं 3 का अथवा वाला सवाल, जिसमें कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? यहाँ पे कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु और सोनू की आयु 3 गुनी थी। अगले में कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, यहाँ पश्चात और पूर्व की बात करी है। पूर्व वाले में क्या होता है कि जब आप कोई भी जो दे रखी होती है उम्र, उसमें माइनस चलता है पूर्व पहले की बात, और पश्चात वाले में प्लस चलता है आगे की बात। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल का जब हल करते हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं माना नूरी की आयु, मान के चलेंगे यहाँ पर आयु बराबर x वर्ष, सोनू की आयु बराबर y वर्ष। यहां लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार कह रहे हैं कि नूरी 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर हो जाएगी, नूरी की आयु हमने मानी है x, तो x माइनस 5 वर्ष हो जाएगी क्योंकि इसमें पूर्व की बात करी है। और यहां पर 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु बराबर हो जाएगी बाई माइनस 5 वर्ष। अब क्या है कि 3 गुनी थी, सोनू की आयु 3 गुनी थी, तो अब हम इसको लिखते हैं x माइनस 5 एक तरफ और इधर लिखते हैं x बाई माइनस 5। अब 3 गुनी कह रहा है, सोनू की आयु 3 गुनी थी, यानी कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ पर लग रहा है कि सोनू की आयु 3 गुनी थी, हम सोनू की आयु 3 गुना करें, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको जो करना है वो इधर वाले को करना है, सोनू वाले को। अब ये 3 गुना इसको कर दिया, अब इसे हम खोलते हैं x माइनस 5, ये 3y माइनस के 15, इसमें 3y इधर ले जाओ, 5 इधर ले जाओ, माइनस का 3y हो गया, माइनस के 15 इधर आएंगे तो 5 प्लस के x माइनस 3y बराबर माइनस के 10 बचेंगे। इसे लिख देंगे हम समीकरण नंबर 1। अब देखते हैं द्वितीय शर्तानुसार क्या कहता है। यहां लिखेंगे द्वितीय शर्त अनुसार क्या कहता है कि 10 वर्ष पश्चात, तो यहां पर लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर हो जाएगी आपकी x प्लस 10 वर्ष, क्योंकि यहां पश्चात की बात करिए तो यहां पर पूर्व की बात करिए तो माइनस किया हुआ, पश्चात की तो प्लस हो जाएगा। अब लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु बराबर 22 प्लस 10 वर्ष। अब शर्त क्या कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो अब ये चीजें हम इस तरीके से अभी पीछे लिखा था उसमें हम इसी टाइप से इसमें लिखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ लिखा था वैसे यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि 2 गुनी हो जाएगी, किसकी? नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी को नहीं करना है 2 गुना, 2 गुना करना है सोनू को। अब इसे खोल लेते हैं, x प्लस 10 बराबर 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया। y को उठाकर x के पीछे ले आओ और 10 को उठाकर 20 के पीछे ले आओ, x माइनस 2y बराबर आपका हो जाएगा 10। समीकरण नंबर आपकी आ जाती है 2। अब यहाँ पर हम करेंगे हल, समीकरण 1 व 2 से दोनों समीकरणों को हल करो। तो समीकरण 1 आपकी है x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10, दूसरी x माइनस 2y बराबर 10। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि देखो दोनों एक जैसे हैं, प्लस का x है प्लस का x है, ये भी x है ये भी x है, तो ये ऐसे जो सेम चिन्ह की कटेंगे चिन्ह बदल दो, माइनस प्लस, यहाँ माइनस, जहाँ प्लस है वहां माइनस, जहाँ माइनस है वहां प्लस, जहाँ प्लस था वहां माइनस, यहाँ लिखेंगे घटाने पर। अब ये घटाने को हो गए, ये दोनों प्लस ये माइनस कट गए। अब ये जो
ये दोनों कट गए, यहाँ पर माइनस का 3y है, प्लस का 2y, इस चिन्ह से कोई लेना देना नहीं है, ये प्लस का 2y माइनस का 3y में से 2y घटेंगे तो माइनस का 22, यहाँ पर ये माइनस का 10, ये माइनस का 10, तो माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर जो आ गया आपका वो 20 वर्ष आ गया। बाई किसकी है? सोनू की आयु। अब निकालते हैं हम नूरी की आयु, तो ये बाई का मान रखेंगे, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये सब लिख के दिखाना होता है। समीकरण 1 हमारी है x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10, y का मान आपका दिया है 20 माइनस का 10 गुणा करेंगे 60 बराबर माइनस का 10, 60 को 10 के पीछे ले जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, x बराबर जो आएगा आपका वो प्लस का 50 आ जाएगा। ये x जो माना था हमने किसकी आयु मानी थी? नूरी की, तो नूरी की आयु जो आ गई वो 50 वर्ष आ गई, और सोनू की आयु को बाई माना था, बाई बराबर वो आपकी 20 वर्ष आ गई। दोनों की आयु आपकी ये सामने हो गई, ये इसके दोनों आंसर हो गए, और जो बिल्कुल एकदम 100% राइट आंसर है आपके। अब देखते हैं मॉडल पेपर का सवाल नंबर 4, जो 6 नंबर का सवाल है। हाइट एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें से आपको पेपर में 100% एक सवाल लॉन्ग में और एक सवाल शॉर्ट में देखने को मिलेगा, और इसका आप बिल्कुल तैयार कर लें। इसमें से आपको 100% सवाल मिले 8 नंबर के। तो चलिए देखते हैं ये वाला सवाल क्या कहता है। इसमें कह रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। बहुमंजिल की ऊंचाई और भवनों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें कि इसने कहा क्या क्वेश्चन में, फिर इसके चित्र अपना बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। बिना डायग्राम के सॉल्व करेंगे तो आप इसको कर नहीं पाएंगे। एक तरीके से मान के लिए चलिए कि बिना डायग्राम के आपको मार्क्स अच्छे से पूरे कंप्लीट नहीं मिल पाएंगे, इसलिए पहले इसको समझते हैं और डायग्राम बनाते हैं। कहता है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, यहाँ 2 भवन है, एक बहुमंजिल बहुत ऊंचा है और एक उससे नीचा है। तो वहां से कह रहा है कि ऊंचे भवन के, सबसे ऊंचे भवन के शिखर से, चोटी से देखने पर 8 मीटर छोटा सा भवन, 8 मीटर ऊंचा भवन जो है दूसरा, उसके शिखर और तल के अवनमन कोण जो बनने हैं वो 30 और 45 हैं। तो हम यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं इस तरीके से। सबसे ऊंचा आपका ये हो गया बहुमंजिल एबी, एबी नाम दे दिया इसको, और इसके कुछ दूरी पर एक और 8 मीटर ऊंचा एक भवन और है। इसके बीच में यहाँ पर एक तल बना देते हैं, ये आपका 8 मीटर है, इसको हम दे देते हैं CD नाम, ये आपका 8 मीटर हो गया। अब कह रहा है कि ऊंचे शिखर जो बहुमंजिला ऊंचे भवन के शिखर से हम इसके क्या शिखर को देखते हैं और तल को देखते हैं। ऊंचे भवन के शिखर और तल के, यहाँ देखते हैं कि ऊपर जो ऊंचे शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, तो हम यहाँ से इसके और यहाँ तल के, ये तल है, ये इसका शिखर हो गया, ये ऊंचा बहुमंजिल है, इसका शिखर है, ये इसके नीचे का तल हो गया। अवनमन कोण जो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बनते हैं, तो हम यहाँ पर एक इस तरीके से डॉट डॉट कर लेते हैं। अब यहाँ से इसके शिखर का कोण बनेगा, ये शिखर का कोण बना दिया, इससे इसका बना दिया। देखो अब यहाँ पर ये तल है इसका, तो यहाँ पे भी इतना ही तल जरूर होगा, ये बन गया। अब ये कोण जो बना हमारा, वो पहला कोण का है 30 अंश का कोण बनना है, जो शिखर का कोण है 30 अंश है ना शिखर का। अब तल का जो बनना है, इसके तल का वो 45 करा। तो पहले हमने यहाँ पर देखो नाम दो D और E, इसे नाम देते हैं F। ये कोण आपका बन गया अवनमन कोण 30 अंश का। अवनमन कोण जो 30 अंश का है, इसके सामने वाला भी कोण जो आएगा वो भी 30 अंश का बनेगा। अब अवनमन कोण आपका जो इसके तल का बनना है वो 45 अंश का है, तो ये जो कोण बना यहाँ से, ये कोण जो बना है वो 45 अंश का बना है, ये कोण आपका 45 अंश का बना है। और जब ये 45 का है तो ये वाला भी आपका 45 अंश का कोण बनेगा। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 मीटर है, तो इतनी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक भी हो गई, तो ये भी 8 मीटर हो गया। पूरे को हम बहुमंजिल शिखर की, हमें जो भवन की, बहुमंजिल भवन की हमें क्या करना है, ऊंचाई बतानी है, तो इसको हमने पूरे टोटल को h मान लेते हैं, और ये टोटल h है, इतनी दूरी जो हमें पता है ऊंचाई 8 मीटर है, तो इस 8 मीटर को हम इसमें से टोटल में से हम माइनस कर देंगे।
ये सब मीटर हो गई। ये यहाँ से यहाँ तक की हो गई, और ये तल जिनके दोनों भवनों के बीच की दूरी जो है उसको हम x मान लेते हैं। ये x है तो ये भी x हो गई, क्योंकि दोनों बराबर बराबर है। ये आपका इस सवाल का एक डायग्राम बन गया, जो इसने कहा है वही चीज हमने इसमें बना दी है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ये समझ में आ गया तो ऐसे माने कि आपने ये सवाल हल कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास दो त्रिभुज बनते हैं, एक त्रिभुज आपका ये है ACB और दूसरा ADE। ये आपका 30 डिग्री वाला है, ये 45 डिग्री वाला है। तो हमें इन दोनों त्रिभुज को लेकर सवाल सॉल्व करेंगे, और हमारे मान जो आंसर पूछे उसमें ऊंचाई और बीच की दूरी वो निकल कर आ जाएगी। सबसे पहले कुछ काम करने होते हैं वो कर लेते हैं। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा लिखना पड़ेगा, वो जरूरी होता है लिखना। माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई क्या है, ए बी इसको और लिख दो ब्रैकेट में, और बराबर कितनी हो गई h मीटर जो हमने मानी है। और इनके दोनों भवनों के बीच की दूरी क्या है वो लिख दो, भवनों के बीच की दूरी क्या है सी बी, और देखो डी ई दोनों बराबर ही है, तो इसको एक साथ लिख देते हैं, x मीटर है ये। अब इसके बाद में जो चीजें हैं आप वो सब लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ए ई बराबर ये सब लिख के दिखा दो, कितना है h माइनस 8 मीटर हो गया। अब यहाँ डी सी और बी ई दोनों जो है क्या है बराबर है 8 मीटर, दोनों बराबर है, दोनों को बराबर हमने एक साथ लिख दिया, इस तरीके से लिख देते हैं। अब हमें क्या करना है, कोण भी लिख देने हैं। अवनमन कोण और उन्नयन कोण जो बनाए हैं वो दोनों को लिख दो। तो कोण आपका एक बनता है FAD, दूसरा बनता है कोण इसी का ADE, ये आपके कोण हैं दोनों के दोनों 30 डिग्री के। अब दूसरा लेते हैं FAC, कोण FAC। अब इसका अगला लेते हैं, आपका जो आता है कोण वो यहां से आएगा ACB, यह कोण ACB बराबर आपके दोनों कोण जो है वो 45 अंश है। इतना काम आपको कर लेना है, कुछ नहीं करना है ज्यादा में ज्यादा। इतना जो हमने डायग्राम बनाया वो चीज को हमने लिख लिया कि किसकी ऊंचाई हमने क्या मानी है, किसकी दूरी कितनी है, और किसके बराबर क्या नाम दिए गए हैं, वो सब आपको लिखने हैं। इसके बाद में अब आपका सवाल जो है शुरू हो जाता है। सबसे पहले आप इनमें दोनों त्रिभुज में से कोई सा भी त्रिभुज ले लें। मान लेते हैं मैंने पहले ये वाला त्रिभुज ले लिया है ACB, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा त्रिभुज ACB में, आप ACB कर लें या ABC कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता, त्रिभुज सब एक बराबर एक तरफ से किसी से ही पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास AB बराबर दिया है पूरा h, ये है AB और ये है x, तो हमारे पास में लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो लंब बटे आधार होता है वो हमारा क्या होता है tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी कि AB बटे आपका BC, और tan थीटा हमने लिया है ये वाला कोण बड़ा वाला त्रिभुज लिया है, तो यहाँ पर 45, और AB बराबर h और BC बराबर आपका x। 45 का मान हम जानते हैं 1 होता है h अपॉन x, x की 1 से मल्टीप्लाई कर लो, x बराबर h, ये आपका इतना आ जाता है। इसे आप लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 करके। इसके बाद में आप लेते हैं त्रिभुज अब दूसरा ADE, त्रिभुज ADE में यहाँ पर हमने क्या करा कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, ये आपका लंब हो गया, ये त्रिभुज है तो इसका लंब ये हो गया AE बटे DE, AE बटे DE। यहाँ पर कोण का मान 30 अंश दिया है, AE का मान है h माइनस 8 और DE का मान आपका x। tan 30 का मान होता है 1/√3 h माइनस 8 अपॉन का x, ये आपका इतना हो गया। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x की 1 से गुणा होगी x हो गया, √3 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो h√3 माइनस 8√3। यहाँ पर हम इसको समीकरण 2 नाम दे सकते हैं। समीकरण 1 से x का मान जो है यहाँ पर लगा दो, यहाँ लिख देते हैं हम समीकरण 1 से यहाँ पर मान लगाया तो हमारा x की जगह h लिख गया और h √3 माइनस 8√3। इसको आप सही कर लें
क्या करना है कि इस वाले को उठा के आप एक तरफ ले आओ और एच एच वालों को एक तरफ ले जाओ। तो हम ये उसको उठाकर इधर को इधर ले आते हैं, तो ये माइनस की जगह प्लस का हो गया, और ये जहां था वहीं रहने देंगे, इसको ये प्लस था, इधर आके ये माइनस का हो गया। ये अभी ऐसे ही रहने दो, इसमें से h कॉमन ले लो, यहाँ अंडर रूट 3 माइनस 1 रह जाता है। अब ये जो h को अकेला बचाना, तो ये गुणा वाली चीज इसके बटी में आ जाएगी। h बराबर आपकी 8 अंडर रूट 3 और अपॉन में आपका अंडर रूट 3 माइनस का 1। अब यहाँ पर इतना h बराबर तो निकल के आ गया, लेकिन आंसर यहाँ पर अभी आपका रुका नहीं है। एक बार को और सवालों में यहाँ पर आंसर खत्म हो जाता है, लेकिन इसका आंसर भी रुका नहीं है, इसका आंसर भी और आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्या करेंगे हम, इसके विपरीत चिन्ह से नीचे ऊपर गुणा कर देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम अंडर रूट 3 प्लस 1 से अंश बाहर में गुणा करने पर, इतना सब लिख देंगे यहाँ पर करने पर। तो ये h बराबर आपका आ जाएगा 8 अंडर रूट 3 और यहाँ हो जाएगा आपका जैसा दिया है वैसा ही, और सामने आप लिखेंगे अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1। ऊपर वाले की आपस में गुणा कर देंगे आप, तो केवल अंडर रूट 3 की करें, 8 को ऐसे रहने दें। अंडर रूट 3 की गुणा करिए तो अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 से गुणा होगी तो केवल 3 हो जाएगा, और 1 से होगी तो प्लस अंडर रूट 3। नीचे एक में प्लस और एक में माइनस है, तो हम जानते हैं ये फैक्टर वाला एक फार्मूला है, सब समी का है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका इसका वर्ग 3 हो गया, 1 का 1 ही रह गया। h बराबर आपका 8 3 प्लस अंडर रूट 3 और अपॉन में आपका आ गया 3 माइनस का 1, 3 में से 1 घट जाएगा। अब ये यहाँ पर आ नहीं रहा है, आपने सुनने नोट कर लिया होगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, तब आपको ये और दिखाता हूँ आगे के लिए। अब देखते हैं इससे आगे का, इधर दिखा देता हूँ यहाँ पर, इससे आगे का ये सवाल है। यहाँ पर h बराबर हमने जो सॉल्व करा, तो आपका 8 ब्रैकेट में अंडर रूट नहीं, ब्रैकेट में 3 प्लस अंडर रूट 3 और अपॉन में रह जाएगा 2 से इसे डिवाइड कर दिए, ये 4 हो गया। h ये आपका निकल के आ गया 4, 3 प्लस अंडर रूट में 3 और ये आ गया मीटर। आपकी भवन की बहुमंजिल भवन की ऊंचाई जो आपकी h बराबर निकल के आई है, वो ये निकल के आ गई आंसर। अब x बराबर उसने इसके बीच की दूरी पूछी है, तो आपके समीकरण 1 से कर दो। समीकरण 1 हमारी थी, समीकरण 1 से h बराबर आपकी x है, तो h की जगह आप ये वाला जो मान दिया वो रख दो, x बराबर निकल के आपका यही आ जाएगा, जो हाइट एंड डिस्टेंस, जो हाइट है वही इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी। ये आंसर हो गया x बराबर। ये तो आपके जो है इसके सवाल का आंसर है, जो दे रखा है सवाल का आंसर वो है। इसके बाद अगर आगे और कुछ सॉल्यूशन करना है आपको, तो क्या करना है, अंडर रूट 3 का मान रख देना है। वो अंडर रूट 3 का मान हमारा होता है, कितना होता है आपका, अंडर रूट 3 बराबर होता है 1.732। जब वो आपके सवाल में नीचे लिख कर देगा कि अंडर रूट 3 बराबर इतना मान होता है, तो आप उसमें ये पॉइंट वाले मान लगाने हैं। अगर वो नहीं कहता और नहीं देता है लिख के उस सवाल के नीचे, तो आपको ये मान नहीं लगाना है, आपको यहीं पे छोड़कर आंसर लिख देना है बस। ये आपका यहाँ पर आंसर है। अगर आगे आपको कुछ और आगे बढ़ाना है, तो अंडर रूट 3 का मान रख के आप यहाँ से निकाल दें, इसमें यहाँ पर कर दें। इस सवाल का आपका जो आंसर है, x बराबर ये डिस्टेंस है और ये हाइट बराबर आपका ये आंसर है। एकदम राइट आंसर यही है। अब 4 नंबर सवाल का अथवा वाला सवाल है, जो हाइट एंड डिस्टेंस का ही है। इसमें भी क्या करना है, ये भी आपको उसी से मिलता जुलता सवाल है, थोड़ा सा चेंज है। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। और इसमें यहाँ पर आपको लिख के दे दिया है अंडर रूट 3 बराबर 1.732। इसमें आपको अंडर रूट 3 का मान लगाना है और पॉइंट में आपका आंसर आएगा, वो आंसर आपको निकाल के लाना है। अभी यहाँ पर हमें सवाल समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सवाल को समझना है। यह सवाल आप अगर समझ जाते हैं तो उसका डायग्राम बना लेंगे और आसानी से, जब डायग्राम बन गया तो आसानी से आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं सब। तो हम इसका देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन में कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक इस तरीके से आप बना लें, इस तरीके से आपने 10 मीटर ए बी नाम दे दें, 10 मीटर ऊंचा एक आपने
अपने भवन बना लिया है। अब भवन से कह रहा है कि पी बिंदु से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो एक कोई बिंदु है पी, यहाँ मान लेते हैं पी बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक इसकी क्षैतिज रेखा खींच लो। अब इसके बाद में जो बना रहा है इसके शिखर का कोण वो आपका 30 अंश का उन्नयन कोण हो गया, नीचे से ऊपर की ओर उन्नयन कोण बनते हैं। अब शिखर, भवन के शिखर पर यहाँ पर एक ध्वज है, एक ध्वज लगा है यहाँ पर, मैं ध्वज बना देता हूं थोड़ा सा। ये आपका एक तरीके से ध्वज बना दिया है, यहाँ पर एक ध्वज है। अब वो कह रहा है ध्वज लहराया जाएगा और बिंदु पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ का कोण जो बनता है इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो कह रहा है कि वो 45 अंश का कोण बनाता है। तो क्या करना है, ध्वज की लंबाई और बिंदु पी से दूरी आपको एक तो ये ज्ञात करनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है दोनों बिंदु पी से और ए के, इनके बीच की, और आपको एक ज्ञात करनी है ये वाली चीज कि ये यहाँ से यहाँ तक, इसको नाम देते हैं सी, कि ये कितना ऊंचा लगा है। देखो पूछा ध्वज दंड की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और ये बताना है, ये यहाँ से यहाँ तक का आपका भवन था उसकी 10 मीटर ऊंचाई है, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल जो हो जाएगी वो 10 प्लस h कर देते हैं, और ये हो गई आपकी मीटर ऊंचाई। अब थोड़ा सा काम करना है, पिछले सवाल में मैंने बताया था कि आपने जो माना है वो उसको लिखना दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छा लगता है लिख के दिखाने पर। माना ध्वज, ध्वज की ऊंचाई बी सी बराबर h मीटर ले लेते हैं, और बीच की दूरी आपकी कितनी हो गई, बीच की दूरी आपकी हो गई पी ए बराबर x मीटर हो जाती है। इसके बाद में आप ये सब लिख दो, ए बी बराबर आपका 10 मीटर हो गया, और बी सी बराबर तो हमने लिख ही दिया, यहाँ पर टोटल लिख लेते हैं, ए सी बराबर आपका 10 प्लस h मीटर हो गया। कौन हमारे पास कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया सी पी ए, सी पी ए आपका कितना है पूरा 45 अंश का है, और दूसरा कौन आपका बी पी ए, बी पी ए बराबर आपका 30 अंश का है। दो त्रिभुज मिल गए हैं आपको, एक त्रिभुज आपका है पी ए बी और दूसरा सी पी ए, ये त्रिभुज। तो पहले हम कोई सा भी त्रिभुज ले लेते हैं, पहले हम ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज बी पी ए बराबर, त्रिभुज बी पी ए में यहाँ लेंगे हम tan थीटा, वही सिस्टम करना है, tan थीटा लंब बटे आधार, लंब आपका बी ए बटे पी ए, बी ए बटे पी ए, थीटा का मान आपका कितना है 30 अंश, हमने ये वाला त्रिभुज लिया 30 अंश है इसका, और बी ए का मान 10 है और पी ए का मान आपका x है, इसका मान होता है 1/√3 10/x, x की क्रॉस, इनकी सबकी क्रॉस मल्टीप्लाई, x बराबर 10√3। मैंने बताया था कि आप इसको समीकरण 1 दे दें, जैसे जरूरत पड़ेगी हम वैसे इसका यूज करेंगे। अब लेते हैं हम त्रिभुज आपका ए सी पी में, यहाँ पे भी यही काम करना है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब आपका थीटा बराबर आपका दिया है 45 अंश, और लंब आपको दे दिया है 10 प्लस h, और p बराबर दिया है x। tan 45 का मान 1 होता है, 10 प्लस h बटे x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर जो इसका आ जाएगा वो x बराबर 10 प्लस h, इसको हम दे सकते हैं समीकरण नंबर 2 नाम। अब यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 2 से इसको इतना ही, बस आपके लिए इतना काम करना होता है, उसके बाद में तो आपका बस आंसर ही आंसर आना होता है। समीकरण 2 से हमारा x का मान जो है वो यहाँ लगा देते हैं, 10√3 बराबर 10 प्लस h, 10 को उठा के इधर ले आओ तो ये आपका 10 इधर आएगा, तो ये हो गया √3 माइनस का 10 बराबर h, 10 कॉमन कर लिए, यहाँ पर √3 माइनस 1 बराबर h, h को पहले ले लेते हैं, और ये 10 √3 का मान आपका दे रखा है 1.732 माइनस का 1, यहाँ पर माइनस का 1 सही है। h बराबर आपको क्या करना है, अब इसमें से इसको घटा देते हैं 1 को, तो ये रह जाएगा 732, इसकी मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे तो ये हो जाएगा, 3 के बाद पॉइंट लगा दो, ये आपका आंसर आ गया। h बराबर जो आ गया कि डंडे की जो उसका
ध्वज दंड था उसकी h बराबर जो आपकी निकल के आई है वो हाइट आपकी आ रही है वो 7.320 मीटर आती है। एक आंसर आपका यहाँ पर क्लियर होता है। दूसरा आंसर पूछा है तो वो लिख देते हैं हम। समीकरण x बराबर निकालना है। x बराबर निकालना तो पहले से वैसे x का मान निकल के आ ही चुका है तो कोई जरूरत नहीं है, हम चाहते तो यहीं पे कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ इसका जो पॉइंट में मान देना है तो यहाँ पर ऐसा करते हैं x बराबर इसको लाकर लिख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं 1.732 अंडर रूट इसका मान लगा दिया तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा वो गुणा कर दो 10 से पहले। तो ये गुणा हो गई। अब 3 के बाद दशमलव लगा दो 1 2 3, यहाँ पर एक जीरो और आएगा, 10 से गुणा हो रही है, ये आ गया। ये इतने मीटर आपके बीच की दूरी आ गई। ये यहाँ पर भी कर देते, इसको पहले यहीं पे कर देते, यहीं पे x बराबर मान निकल के आ जाता, यहीं पे एक आंसर हो जाता। अब बाद में x का मान जो था रखना यही था, ये पॉइंट वाला नहीं लगाना है। फिर भी x बराबर अंडर रूट 10 ही लगाना है आपको, तभी आप सोल्व कर पाएंगे। पॉइंट वाला लगा लेंगे तो यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे, कैलकुलेशन करते करते आप गलती कर देंगे। इसलिए आप इसको ऐसे लेके चलें, लास्ट में आकर आप लिखकर दिखा दें, दोनों के दोनों आंसर आपके यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। सवाल नंबर 5 जिसमें कह रहा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, शंकु जो दिया है वो 8 सेंटीमीटर ऊंचाई का है और इसके ऊपरी सिरा जो खुला हुआ है, एकदम खुला हुआ है, सिरे की त्रिज्या वो 5 सेंटीमीटर है। ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, एक गोला डाली जाती हैं तो इसमें से भरे हुए पानी का एक चौथाई भाग पानी का बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या बतानी है कि उसमें कितनी गोलियां डाली गई हैं। एक शंकु है, शंकु कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर का है लेकिन ऊपर से वो खुला हुआ है। शंकु जो होते हैं आपके तिकोने टाइप के होते हैं और वो ऊपर से खुला हुआ है, उसमें अब पानी भरा गया है और पानी भरे हुए में कुछ गोलियां डाली गई हैं जिनकी त्रिज्या उसने दिखाई है 0.5 सेंटीमीटर। तो डालने पर बर्तन में से पानी बाहर निकला है, वो उसका 1/4 भाग आपका पानी बाहर निकला है। तो उसमें गोलियां कितनी डाली गई हैं उनका आपको संख्या निकालनी है। तो इसका हल करते हैं। पहले एक चित्र बनाता हूँ, उसके द्वारा आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास में एक ये आपका इस तरीके से एक त्रिभुज है, इसको बना लेते हैं। सॉरी, शंकु है एक, इस तरीके से ये उल्टा रखा हुआ है। ये यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट हो गई, ये 8 सेंटीमीटर की हाइट हो गई है। और इसकी जो इसने कहा है त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या वो 5 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक इसे O मान लें, इसे A मान लें, इसे B मानते हैं, उसे C नाम दे देते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या आधी हो गई और ये यहाँ से यहाँ तक की इसकी हाइट हो जाती है। ये हाइट हो गई, ये त्रिज्या हो गई। अब कह रहा है कि इसमें कुछ गोलियां डाली गई हैं, इस तरीके से गोलियां भरी गई हैं, उनकी गोलियों की संख्या बतानी है। लेकिन गोलियों का इसने कहा है कि 0.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली गोली है। अब गोली गोल होती है तो यहाँ पर दो चीजें, एक तो आपको शंकु मिल गया, दूसरा आपको एक गोली, गोली का मतलब गोला। और गोले का आपको फार्मूला पता ही है कि गोले का आयतन है ना, गोले का वक्र पृष्ठ, ऐसे ही शंकु का आयतन, शंकु का वक्र पृष्ठ वगैरह। तो यहाँ पे दो फार्मूले, दो के फार्मूले लगेंगे, तो गोला का और एक शंकु का, तब जाकर आपका जो है पूरा एक आंसर सही वाला आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि संख्या निकालने के लिए पहले आप शंकु का आयतन निकालें, फिर गोले का आयतन निकाल लें। तो हमारा जो शंकु की त्रिज्या दी है वो और ऊंचाई कितनी दी है वो लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ लिखते हैं शंकु की त्रिज्या r बराबर आपको 5 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई जो है आपकी h बराबर वो 8 सेंटीमीटर है। अब शंकु का आयतन निकाल लेते हैं। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। ये होता है शंकु के आयतन का फार्मूला। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 1/3 ऐसे रहेगा, पाई का मान भी ऐसे रहने दो, जरूरत पड़ेगी लास्ट में लगाएंगे। r बराबर आपको 5 सेंटीमीटर दिया, इसका वर्ग h बराबर आपको 8 दे दिया। 1/3 पाई ऐसे रहने दो, 5 का वर्ग आपका कितना होता है 25 होता है, 8 ऐसे रहने दो, 25 अट्ठे 200 होते हैं, 200 पाई और बटे में 3 सेंटीमीटर घन हो गया, घन सेंटीमीटर हो गया। पाई का मान
एक तो लगाने के लिए शुरुआत में जब वो कहेगा एक तो 22/7 होता है और एक होता है 3.14। इस तरीके से वो मान पहले से यहाँ पर लिख कर दे देगा कि लगाना है कि नहीं लगाना। जब नहीं कहा है तो पहले लगाओ मत, लास्ट में जो पड़े तो लगाएंगे, वरना ऐसे रहने देंगे। अब हमें क्या करना है, गोले का निकालना है। तो पहले गोले की त्रिज्या कितनी दी है वो लिख लो। गोले की त्रिज्या आपको जो दी गई है वो है r बराबर 0.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें गोले की और तो कुछ दिया नहीं है, अब सीधा गोले का आयतन निकालते हैं। गोले का आयतन, और गोले का आयतन जो होता है वो आपका होता है एक तरीके से आपका गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r⁻3। अब यहाँ पर 4/3 पाई ऐसे रहने दो, r का मान है 0.5 इसके आप घन बनाएंगे, 3 बार इसकी आपस में गुणा करेंगे। तो इसका जो निकल के आएगा 25 25 पंजे 125, यानी कि आपका 0.125 आ जाएगा। ये आपका गोले का आयतन आ जाता है। इसकी गुणा 4 से कर लो, 4 से गुणा करेंगे सीधे सीधे, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 1 करना 4 और 1 5, 0.3 के बाद ही लग जाएगा और बटे में 3 आ जाएगा। और ये पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, यह सेंटीमीटर लिख दो, घन सेंटीमीटर आयतन है। अब हमें क्या करना है कि गोले का आयतन मतलब गोलियों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या लिखना है आपके लिए। तो गोलियों की संख्या के लिए क्या करेंगे हम, शंकु का आयतन बटे गोले का आयतन, यहाँ लिख देंगे शंकु का आयतन और बटे गोले का आयतन, भाग कर देंगे इससे, और गुणा में 1/4 भाग जो है पानी का निकलना है वो लगा देंगे गुणा में। अब शंकु का आयतन आपको कितना आया है, शंकु का आयतन हमारा आया है 200 पाई, 200 पाई और बटे में 3, 200 पाई बटे 3, और इसके बटे में आपका गोले का आयतन आ गया 0.5 बटे 3 पाई, और गुणा में यहाँ पर चल रहा है आपका 1/4। तो अब ये हमारा इसका हो गया शंकु का आयतन, ये गोले का आयतन, इसे हमें करना है अब भाग। तो 3 से 3 और पाई से पाई काट दो, यहाँ बचते हैं आपके 200 और बटे में 0.5 और गुणा 1/4, पॉइंट इसका हटा दो, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दो। हम क्या करेंगे 5 से काट दो, 5 चौक 20 और 2 जीरो, 4 से 4 करना 4 और 4 एकम 4 और 2 जीरो, ये आपका आकर उठता है 100। गोलियों की संख्या जो निकल के आई है वो आपकी 100 निकल के आ गई है, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर तो कुछ लिखना नहीं है, संख्या पूछिए गोलियों की तो वो आ गई आपकी 100। पूरे शंकु में जो गोलियां डालने की बात करी उसने पूछा था वो आपका 100 आ जाता है, इसकी गोलियों की संख्या 100 है। अब देखते हैं आपके मॉडल पेपर का लास्ट सवाल है जो 5 का अथवा है। इसमें कह रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर है। आगे और एक लाइन दी थी कि जांच करके बच्चे आप जांच करके ये बताएं कि बच्चे ने जो मान निकाला है आयतन बर्तन का वो 345 वर्ग सेंटीमीटर सही है या गलत है। यहाँ पर दो चीजें हैं पिछले वाले सवाल की तरह कि एक तो एक कांच का गोला जो बनाया है, एक कांच का गोलाकार जो बर्तन आपका बनाया है उसकी जो गर्दन है ऊंची वाली, ऊंची जो गर्दन कह रहा है, एक तरीके से सुराही बोलते हैं कि नीचे गोल गोल और ऊपर गर्दन ऊंची। तो कह रहा है कि एक बेलन बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है। तो पहले हम बात करते हैं बेलन की। तो बेलन की ऊंचाई आपकी दी है, लंबाई है ऊंचाई, लंबाई को ही ऊंचाई कहा जाएगा। ऊंचाई दी है आपकी h बराबर 8 सेंटीमीटर और बेलन का व्यास दिया है आपका, व्यास बराबर दे दिया है 2 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या जो हो जाएगी r बराबर त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर तो ये बेलन का हो गया। अब निकालते हैं हम गोले की बात करते हैं। तो गोले की त्रिज्या, तो पहले तो हमें यहाँ पर व्यास दिया है
तो यहाँ पर क्या करेंगे, गोले की त्रिज्या लिखेंगे और दिया है हमें व्यास। तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या, उसका त्रिज्या जो होती है वो व्यास का आधा होता है। इस तरीके से लिख लेते हैं। तो गोले का व्यास जो दिया है इन्होंने वो 8.5 दिया है और त्रिज्या 2 दी है। 2 से इसको भाग कर दो, 4.25 सेंटीमीटर आपकी गोले की त्रिज्या आ गई है। ये आ गई आपकी गोले की त्रिज्या r बराबर। अब बेलन का और गोले का आपको दोनों चीजें मिल गई हैं। तो आप क्या करना है हमारे लिए कि आंसर जो उसने निकाला है वो सही निकाला है या गलत निकाला है। तो यहां पर हम लिखेंगे कांच के बर्तन का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। यहाँ पर इस तरीके से लिखने से ये फायदा है कि हम जैसे बेलन का आयतन अलग अलग निकालते हैं, इसका अलग गोले का अलग, फिर बाद में कैलकुलेशन पूरी करने के बाद फिर यहाँ पर इस तरीके से फिर भी करते, दोनों को प्लस करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन और सवाल थोड़ा छोटा हो जाएगा। ये सब लिखने के बाद यहाँ पर हमें बेलन के आयतन का फार्मूला और गोले के आयतन का फार्मूला लगाएंगे। तो बेलन का आयतन होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच और इसका होता है 4/3 पाई आर की घात 3। पाई को हम बाहर ले लेते हैं, यहाँ पर हमारा आर स्क्वायर बचेगा और यहाँ एच प्लस 4/3 आर की घात 3। यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर कॉमन नहीं कर सकते आर को क्योंकि हमें अलग अलग लेना होता है। बल्कि एक काम और कर सकते हैं, गोले के को आपको मान लेते हैं कैपिटल में मान लेते हैं तो और थोड़ा सा अलग हो जाएगा, वरना यहाँ पर ये कॉमन से दिखाई देगा। अब ये बिल्कुल अलग अलग हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, आपको आर जो बेलन का दिया है आर कितना है 1 है, 1 का वर्ग 1 रहेगा और h बराबर यहाँ पर आपका कितना है, h बराबर 8 है तो 8 लगा लेंगे प्लस 4/3 और इसमें गोले की जो त्रिज्या दी है वो 4.25 दे रखी है 25, इसकी घात 3 कर देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मान लगा लेते हैं 1.14 और ये 1 का वर्ग बनी रहता है, 8 से गुणा होगी 8 ही रहेगा, ये 4/3 हो गया। इसकी कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो लगभग में 70.76 आ जाएगी। आप इसके 3 बार गुणा कर लेना, घन बना लेना। इसका घन कर दिया, घन करने के बाद 4 से जब इसकी गुणा करेंगे तो इसको ऐसे ही रहने दें, 4 से जब गुणा करेंगे तो इसका आएगी कैलकुलेशन 307.08 और बटी में 3 और 3 से जब इसको भाग करेंगे तो इसकी आ जाएगी आपकी कैलकुलेशन 102.36 आ जाएगी। 8 इसमें आप जोड़ देंगे, 3.14 इसमें जोड़ देंगे 8 को तो आपका जो हो जाएगा वो 110.36 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे, मैं इधर लिख देता हूँ, इसकी जो मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई होने के बाद जब आंसर आएगा वो लगभग में आपका 340.53 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। लगभग में आएगा ये इतना आंसर। यहाँ पर आगे पीछे और भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो 4 डिजिट से भी ऊपर निकल रही है, वो मैंने छोड़ दी है। इस वजह से यहाँ पर जो आपका 340.53 है, किसी का यहाँ पर 499 भी आएगा, किसी का जो 500 भी आएगा, किसी का कुछ आएगा, लेकिन यहाँ का जो आंसर है आपका जो उसमें बच्चे ने जांच करके आपको दिखाया था 345 वो नहीं आ रहा है। इसलिए क्या है, जो बच्चे ने आंसर दिया है वो आपका दिया हुआ आंसर एकदम गलत है, क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर है इस सवाल का सॉल्यूशन वो आपका 340 पॉइंट आपके करीबन 530 आएगा लगभग में, ये 499 आ जाएगा, ये आगे पीछे आ जाएगा, लेकिन आपका जो है करेक्ट आंसर ये है, वो आंसर इसका गलत है। आज की वीडियो आपका पूरा मॉडल पेपर क्लियर हो गया, मैंने पूरा एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाया है। आपको वीडियो मेरी बनाई हुई अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।